हेलो स्टूडेंट। इस टॉपिक में हम लोग एक खास तरह के सीक्वेंस के बारे में पढ़ेंगे जिसे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। तो उन्होंने डिफाइन किया कि अ सीक्वेंस A1 A2 A3 AN, इस तरह का एक सीक्वेंस इज कॉल्ड अर्थमेटिक सीक्वेंस और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इफ AN+1 इज इक्वल टू AN+T, यानी कि किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस AN+1 में से अगर मैं AN को सब्ट्रैक्ट करूं तो डिफरेंस हो वो कांस्टेंट हो। तो जैसे 1 3 5 7 9 इस तरह के सीक्वेंस में क्या है कि हर दो टर्म के बीच का डिफरेंस 2 है। तो ऐसा जो सीक्वेंस होगा ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा, वेयर A1 इज कॉल्ड द फर्स्ट टर्म। तो जो ये पहला टर्म है इसको हम A1 कहते हैं। इस बुक में कई जगह आप इसको सिंपली A से डिनोट करेंगे, तो ये मैं ऐसा कह सकता हूँ A1 इज इक्वल टू, टिपिकली हम लोग A ले लेते हैं, वेयर A1 इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म एंड द कांस्टेंट टर्म D इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। और इन दोनों नंबर के बीच का जो डिफरेंस है, जो कि यहाँ पर 2 है, 5 - 3 2 है, 7 - 3 2 है, ये जो डिफरेंस है D, इसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। मैं लिख क्यों रहा हूं, तो बेसिकली किसी भी एपी को डिफाइन करने के लिए दो पैरामीटर ए और डी सफिशिएंट है। अगर ये दो पैरामीटर पता है तो मैं एपी को कंस्ट्रक्ट कर सकता हूं। बिकॉज मेरे को ए मिल गया, पहला टर्म ए हो गया, अगला टर्म A+D हो जाएगा, उसका अगला टर्म A+2D हो जाएगा, उसका अगला टर्म A+3D हो जाएगा। इस तरीके से सीक्वेंस चलता चला जाएगा। अब इन्होंने उसकी कुछ प्रॉपर्टीज बता दी। ये कह रहे हैं इफ अ कांस्टेंट इज एडेड, सब्ट्रैक्टेड और मल्टीप्लाइड टू ऑल टर्म्स ऑफ एन एपी, द न्यू सीक्वेंस इज ऑल्सो एन एपी। तो मान लो मेरे पास ये सीक्वेंस था 1 3 5 7 9। अब मैं अगर हर टर्म में सपोज करो 1 को ऐड कर दूं तो जो 2 4 6 8 10 होगा, यहां पर भी जो डिफरेंस होगा वो सेम ही बना रहेगा क्योंकि सब में ही एक एक ऐड किया गया है। तो अगर कोई कांस्टेंट इसमें ऐड कर दिया जाए, या सपोज करो मैं सब में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देता तो 0 2 4 6 8 ऐसी चीज मिल जाती, ये भी एपी होता। ये कह रहे हैं कि मैं सपोज करो सब चीजों किसी से मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे 1 3 5 7 9 के बजाय मैं 2 6 10 14 18 कर दूं, हर चीज को किसी कांस्टेंट से, जैसे यहां से मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस तरह से मल्टीप्लाई कर दूं, तो फिर क्या होगा, यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है वो तो चेंज हो जाएगा, पर फिर भी जो सबके बीच का डिफरेंस है वो 4 4 में कांस्टेंट ही रहेगा। तो इसका मतलब मैं किसी एपी में कोई के हर टर्म में कोई कांस्टेंट टर्म ऐड कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं या मल्टीप्लाई कर दूं, वो जो नई सीक्वेंस बनेगी वो भी एपी ही होगी। और जैसे मैं मल्टीप्लाई कर रहा था वैसे ही किसी नॉन जीरो टर्म से डिवाइड कर दूं। If a non-zero constant divides all terms of AP, then the new sequence is also an AP. इसके बाद ये कह रहे हैं फॉर एन AP, ये एक गलत लिखा हुआ है, फॉर एन AP विथ फर्स्ट टर्म A, कॉमन डिफरेंस D, लास्ट टर्म L, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स N एंड सम ऑफ ऑल टर्म्स SN, मैं L को यानी कि जो लास्ट टर्म है इसको A+N-1 D लिख सकता हूं। तो बेसिकली फंडा क्या है कि पहला टर्म जो A1 है वो A है, फिर A2 कितना है A+D, A3 कितना है A+2D, ऐसे A4 हो जाएगा A+3D। तो A2 में A+D है, A3 में A+2D है, तो ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे तो AN में A+N-1D हो जाएगा। तो अगर मेरे पास टोटल n टर्म है तो जो AN है यही मेरा लास्ट टर्म है, उसकी वैल्यू A+N-1D हो जाएगी। और इन सबको ऐड करूंगा, यानी अगर मैं A1 + A2 + A3 अप टू AN करूं तो इस चीज को मैं SN से डिनोट करता हूं, सम ऑफ ऑल टर्म। ठीक है, मतलब A1 से लेकर के AN तक के सारे टर्म्स का जो सम होगा इसकी वैल्यू n/2 इंटू 2a + n-1d होती है। ये जो टर्म 2a + n-1d है इसको मैं n/2 a + l भी लिख सकता हूं, बिकॉज जो मेरा l था वो a + n-1d था, तो इसको मैं n/2 a + l भी लिख सकता हूं। तो Sn का ये वाला फॉर्मूला तो है ही, इसके साथ Sn को मैं
सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इनटू नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2 भी लिख सकता हूं। तो ये इसके 2-3 फॉर्मूले हो गए। अब हम एपी के प्रॉब्लम एग्जांपल्स में करेंगे। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि किसी भी एपी की प्रॉब्लम में, जैसे इस प्रॉब्लम को देखें, इन्होंने कहा इफ एन एपी if mth term is n and the nth term is m where m is not equal to n then find the pth term। तो जैसे मुझे ये बता दिया कि am की वैल्यू n है और an की वैल्यू m है, तो मैं am को a प्लस m माइनस 1d लिख सकता हूं, और ऐसे ही an को मैं a प्लस n माइनस 1d लिख सकता हूं। तो ये जो मेरी चीजें बन गई, ये a कॉमा डी में दो इक्वेशन बन गई। यानी कि जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम दिया होगा तो उसमें कोई दो ऐसी बातें दी होंगी जिनसे मैं a कॉमा डी में दो इक्वेशन बन गई। अब अगर a कॉमा डी में दो इक्वेशन बन गई तो मुझे a और d मिल गए, और अगर a और d मिल गए तो फिर मुझको कोई भी सवाल पूछे इस एपी के बारे में सब चीजें बता सकता हूं। जैसे यहां पे मैं क्या करूंगा, यहां पर मेरा जो a है और यहां पर ये जो a है, इन दोनों को एलिमिनेट करूं तो मैं यहां से a की वैल्यू इसके नीचे ये वाली लिख लूं, a प्लस एन माइनस 1d इज इक्वल टू m। ये मैंने दोनों इक्वेशंस लिख दी। यहाँ पर माइनस साइन आया, यहाँ पे माइनस साइन आया, यहाँ पर माइनस साइन आया, कैंसिल हो गया। इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो m माइनस एन डी इज इक्वल टू n माइनस m। यहाँ से d की वैल्यू -1 आ जाएगी, और जब d की वैल्यू -1 आ गई तो a माइनस m माइनस 1 इज इक्वल टू n से a की वैल्यू m प्लस n माइनस 1 हो गई। ये माइनस m हो जाएगा, तो ये हो जाएगी। तो मुझको a भी मिल गया और d भी मिल गया। अब मुझसे पूछना है pth टर्म की वैल्यू कितनी होगी, तो ap की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a प्लस p माइनस 1d। और अब a की वैल्यू अगर मैं m प्लस n माइनस 1 रख दूं और d की वैल्यू -1 रख दूं, तो ये -1 और ये -1 कैंसिल हो गया, और ये m प्लस n माइनस p हो जाएगा। इसको चाहूं तो मैं वेरीफाई भी कर लूं। अब यहां पर जो मेरा mth टर्म हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, m प्लस n माइनस m, जो कि n हो जाएगा, और nth टर्म क्या हो जाएगा, m प्लस n माइनस n, जो कि m आ जाएगा। ये दूसरा प्रॉब्लम ने कहा इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज p, जो कि यहाँ पे p कोई कांस्टेंट है, प्लस हाफ ऑफ n इंटू n माइनस q वेयर p एंड q आर कांस्टेंट, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो ये बहुत सिंपल सी बात है। अगर मैं n की वैल्यू 1 लिख लूं तो ये खाली a1 है, और अगर n की वैल्यू 2 लिख लूं तो ये a1 प्लस a2 है। तो a1 की वैल्यू a होगी और a1 प्लस a2 की वैल्यू a प्लस d, यानी कि 2a प्लस d हो जाएगी। अब मेरे पास a और d में फिर दो इक्वेशन आ गई। अब यहां से मैं d निकाल सकता हूं। तो अगर मैं यहां पर n की वैल्यू निकालूं तो a1 की वैल्यू p प्लस हाफ ऑफ 1 इंटू 0 इंटू क्यू है, यानी कि a जो है वो तो सिंपली p है, और n की वैल्यू 2 रखूं तो 2a प्लस d की वैल्यू, जो कि एक्चुअली a1 प्लस a2 है, इसकी वैल्यू p प्लस हाफ ऑफ ट्वाइस इंटू 1 इंटू क्यू है, जो कि p प्लस क्यू आ गया। तो 2a प्लस डी इज इक्वल टू पी प्लस क्यू और a इज इक्वल टू p, तो यहाँ पे 2p प्लस डी इज इक्वल टू p प्लस क्यू आ गया। यहाँ से d की वैल्यू q माइनस p आ गई। इस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे। तो बेसिक आइडिया क्या है कि एक बार आपको सारे फॉर्मूले याद हों तो जो भी चीज़ गिवन है उससे किसी तरीके से दो इक्वेशन बनाने की कोशिश करो। एक बार आपके पास दो इक्वेशन बन गई, a और d सॉल्व हो किया गया, तो आप कुछ भी सॉल्व कर सकते हो।
ये जो प्रॉब्लम है थोड़ा सा ट्रिकी है। ये कह रहे हैं द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस आर इन द रेशियो ऑफ 3n+8 इज टू 7n+15, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 12th टर्म। तो बेसिकली सपोज करो मेरे पास एक एपी हो A1, A2, A3 अप टू AN, जिसके सम को मैं SAN लिखता हूं, ए वाली सीरीज का n टर्म का सम। सपोज करो मेरे पास दूसरी एपी हो B1, B2, B3 अप टू BN, जिसके सम को मैं SBN लिखता हूं। ठीक है, तो मेरे पास दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिनके पहले n टर्म का जो रेशो है, यानी कि जो SAN बाई SBN है, इसकी वैल्यू 3n+8 अपॉन 7n+15 है। अब मुझे TA12 अपॉन TB12 की वैल्यू बतानी है, यानी कि पहली AP के 12th टर्म को दूसरी AP के 12th टर्म से रिलेट करना है। तो एक तो तरीका क्या हो गया कि मैं इसका पहला टर्म A1 ले लूं, कॉमन डिफरेंस D1 ले लूं, इसका पहला टर्म B1 ले लूं, कॉमन डिफरेंस कुछ D2 ले लूं, और फिर इक्वेशंस बनाऊं, सॉल्व करूं और फिर वहां से इसको निकालूं। पर ये जो तरीका है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। यहाँ पर एक छोटी सी अगर ट्रिक लगा लें तो हमारा काम बड़े आराम से चल जाएगा। इस ट्रिक को लगाने से पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा ताकि आप वो बात समझ सको। तो मान लो मेरे पास कोई एपी है, ठीक है, मान लो एपी में खाली 3 टर्म है, आसान सी बात बता दूं तो A1, A2, A3 3 टर्म की एपी है। तो अगर मैं इन तीनों टर्म का सम लिखूं तो इस चीज की वैल्यू मैं A2 माइनस डी, A2 और A2+D लिख सकता हूं, बिकॉज A2 और A1 में कॉमन डिफरेंस D है, तो A1 को मैं A2 माइनस डी लिख सकता हूं और A3 को मैं A2+D लिख सकता हूं। और ये D और D कैंसिल हो गए तो ये 3A2 हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो मेरे पास यहाँ पे 5 टर्म होते A1, A2, A3, A4, A5, तो मैं A1 को A3 माइनस 2D लिख देता, फिर उसके बाद A2 को A3 माइनस D लिख देता, A3 तो मेरा A3 ही रहता, A4 को मैं A3+D लिख देता और A5 को A3+2D लिख देता। तो ये 2D से 2D कट जाता, D से D कट जाता और ये 5A3 हो जाता। यानी कि अगर मेरे पास कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो तो उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम, यहां पर मैं जानबूझ करके ऑड नंबर ऑफ टर्म्स वाले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ले रहा हूं, इसकी वैल्यू n इंटू ए मिडिल हो जाएगा। ध्यान देने वाली बात क्या है कि जब 3 टर्म थे तो जो मेरा A2 था ये इन तीनों का मिडिल टर्म था, जब 5 टर्म थे तो जो A3 था वो इन पांचों का मिडिल टर्म था। तो चूंकि मुझे T12 की जरूरत है तो मैं एक ऐसी सीरीज लूंगा जहां पर 12 मेरा मिडिल वाला टर्म हो जाए। ठीक है, तो अगर मुझे 12 मिडिल वाला टर्म चाहिए, यानी कि मुझे A12 बाई B12 की वैल्यू चाहिए, तो मैं 12 अगर मुझे मिडिल टर्म बनाना है तो मैं अपनी सीरीज A1, A2 अप टू A23 तक लेकर के जाऊं तो क्या हो जाएगा, जो 12 हो जाएगा वो मिडिल टर्म हो जाएगा। 1 और 23 का मिडिल 12, 2 और 22 का मिडिल 12। ठीक है ना, 1 + 23/2 करेंगे तो 12 आ जाएगा, 2 + 22/2 करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये जो A12/B12 है, अगर मैं इसको ऊपर नीचे 23 से मल्टीप्लाई कर लूं तो ये SA23 अपॉन SB23 के इक्वल आ जाएगा। ऑब्वियसली यहां से 23 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां से A12
बाई B12 की वैल्यू SAN में अगर मैं 23 रखूं तो 3 इंटू 23 प्लस 8, सॉरी ये मैंने 5 लिख दिया, अपॉन SB23 की वैल्यू जाएगी 7 इंटू 23 प्लस 15। तो इस तरीके से मैंने 12th टर्म का रेशो निकालने के लिए 23 तक के टर्म्स के सम का रेशो निकाल लिया, और वो हमेशा सेम आएगा बिकॉज यहाँ पे 23 तो कैंसिल हो जाएगा। अब इसकी जो भी वैल्यू हो जाएगी 23 इंटू 3 प्लस 8 और 7 इंटू 23 प्लस 15, इसको कैलकुलेट करके आंसर निकाल लोगे। ये अगला सवाल बेसिकली वर्ड प्रॉब्लम का है और बहुत ही ज्यादा आसान प्रॉब्लम है। ये कह रहा है द इनकम ऑफ अ पर्सन इज ₹3 लाख इन हिज फर्स्ट ईयर एंड ही रिसीव्स एन इंक्रीज ऑफ ₹10,000 टू हिज इनकम पर ईयर फॉर द नेक्स्ट 19 ईयर्स। फाइंड टोटल अमाउंट ही रिसीव्ड इन 20 ईयर्स। तो बेसिकली क्या हो रहा है, इसको जो पैसे मिल रहे हैं वो एक AP हैं, इसमें A1 A2 A3 अप टू टोटल 20 टर्म है, 20 साल तक उसको पैसे मिले। पहले साल 3 लाख रुपए मिले, तो ये मेरा A हो गया, और उसके बाद 10,000 का हर बार इंक्रीमेंट मिला, यानी कि अगले साल 3,10,000 रुपए मिले। तो यहां से मेरा जो कॉमन डिफरेंस हो गया वो 10,000 आ गया। तो मेरे पास A भी आ गया और D भी आ गया। अब ये पूछ रहे हैं कि 20 साल में टोटल कितने रुपए मिले, इसका मतलब मुझे S20 की वैल्यू बतानी है। तो चूंकि SN की वैल्यू n/2 इंटू 2A प्लस n-1D होती है, मैंने पीछे फॉर्मूला निकाला था, तो यहां से इसकी वैल्यू 20/2 इंटू 6 लैक्स प्लस 19 इंटू 10,000 हो जाएगी। कैलकुलेट करके आंसर निकाल लेना, ये आंसर आ जाएगा। अब एक नया कंसेप्ट उन्होंने और इस एक्सरसाइज में किया। ये कह रहे हैं कि सपोज करो मेरे पास दो टर्म है A और B, तो मुझे उनका अरिथमेटिक मीन निकालना है। तो वैसे तो आप अरिथमेटिक मीन बहुत अच्छे से समझते ही हो, पर ये कह रहे हैं गिवन टू नंबर्स A एंड B, वी कैन इंसर्ट अ नंबर कैपिटल A बिटवीन देम सो दैट A कैपिटल A एंड स्मॉल b इज एन AP। तो अगर A कैपिटल A और स्मॉल b ये अपने आप में AP हैं, तो इसका मतलब जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है वो मेरा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। और अगर मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूं तो A माइनस स्मॉल a इज इक्वल टू B माइनस कैपिटल A आ जाएगा। यहां से 2A इज इक्वल टू A प्लस B आ जाएगा, जहां से कैपिटल A की वैल्यू A प्लस B/2 हो जाएगी, जो कि अरिथमेटिक मीन हो गया। तो ये तो आपको पहले से पता है कि अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, इसमें मुझे ज़्यादा कुछ सिखाना नहीं था। एक और कंसेप्ट यहाँ पर मैं डेवलप कर सकता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पर एक अरिथमेटिक मीन डाला, सपोज करो मेरे पास A और B कोई दो नंबर हो और इसके बीच में A1 A2 A3 ऐसे मुझे n अरिथमेटिक मीन डालने हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं A और B के बीच में कोई ऐसे n नंबर इंसर्ट कर दूं ताकि ये जो सीक्वेंस A A1 A2 A3 AN B है ये एक तरह का एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जाए। तो फिर यहाँ पे बहुत सिंपल सा काम है, अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो इसका पहला टर्म तो A ही है, तो A1 की वैल्यू तो A है, और जो लास्ट टर्म है B इसकी वैल्यू A प्लस n-1D होती थी, पर अब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n+2 हैं, इसलिए B की वैल्यू A प्लस n+1D हो जाएगी। n+2 में से एक कम कर दिया, ठीक है। तो यहां से D की वैल्यू कितनी हो जाएगी, B माइनस A अपॉन n+1, और एक बार D आ गया तो फिर तो सिंपल है, A1 की वैल्यू A प्लस D है, ये चीज A प्लस 2D है, ये A प्लस 3D है, और ऐसे फाइनली ये A प्लस ND है। तो मुझे D भी पता है A भी पता है, तो मैं कितने भी मीन इंसर्ट कर सकता हूं। इस पर उन्होंने ये प्रॉब्लम दे दिया, कह रहे हैं इंसर्ट 6 नंबर बिटवीन 3 and 24 सच दैट रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन AP। तो इसका मतलब 3 के बाद A1 A2 अप टू A6 और फिर
24। ये जो सीक्वेंस है ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो ये इसका पहला टर्म हो गया a इज इक्वल टू 3, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो गया पहला ये, फिर 6 ये, फिर ये, तो जो 24 हो गया वो मेरा 8th टर्म हो गया, जिसकी वैल्यू a प्लस 7d होगी। वैसे जैसा मैंने पीछे पढ़ाया था वैसे इसकी वैल्यू a प्लस n प्लस 1d होनी चाहिए थी, जहां पे n नंबर ऑफ मीन्स थे, तो अगर मुझे 6 मीन इंसर्ट करने हैं तो ये a प्लस 7d हो गया, और इसको मैं 3 प्लस 7d लिख सकता हूं, तो यहां से d की वैल्यू 24 माइनस 3/7, 21/7 3 आ गई, और एक बार कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 3 आ गई, तो फिर सिंपली जो मेरा a1 है वो a प्लस डी है, यानी कि 3 प्लस 3 6, a2 a प्लस 2d है यानी कि 9, और इसी तरीके से a3 की वैल्यू 12, a4 15, a5 ये कैपिटल A है, a5 18, a6 21, और उसके बाद फिर 24 तो आ गया, तो ये मेरी AP बन गई। इसके बीच की ये 6 अरिथमेटिक मीन हो गए। इसके साथ हम लोग ये एक्सरसाइज खत्म कर रहे हैं। अब आप लोग आराम से प्रॉब्लम सॉल्व करो। थैंक यू वेरी मच।